जीवन में अगर जीत को पाना है तो अब से और अभी से ही खुद को मेहनत में लगाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर सीडीपीओ की आखिरी तैयारी कराई जा रही है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज के सवाल बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आपका आवाज़ ही नहीं निकल पाता। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, तभी आप एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे। भले ही आप कितने तेज़ हों, अपने आप को महारथी समझते हों, लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं। 35 में से 27 आप ला पाएंगे तो आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, ज़रूर कमेंट किया कीजिए और लाइक तो बनता ही है। आइए देखिए पहला सवाल। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ऐसे ही बनता है। ये जो है विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम विटामिन पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर साइंस में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। इसलिए इसका जवाब जो है विटामिन B6, यहाँ B6 ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये प्रिंट में ऐसा आ जाता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसी की कमी से एनीमिया तथा त्वचा रोग होता है। अभी बरसात के दिनों में ये ज़्यादा होता है। आइए देखें अगला सवाल। जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ये सवाल देख के थोड़ा मन में खुशी आता होगा कि चलो इजी सवाल मिल गया। सब लोगों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है ज़रूर नोट कर लें। शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था, जबकि रुहेलखंड के जमा मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। इसे भी ज़रूर नोट कर लें। ऊपर वाला तो आप सब जानते होंगे, शाहजहां वाला दिल्ली का, लेकिन रुहेलखंड के जमा मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। इसे भी नोट कर लें। ये शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए ज़रूर नोट करते हुए चलेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर अच्छा लगे तो। आइए देखिए अगला सवाल। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। पम्पास, सवाना, स्टेपीज और तराई में से एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? घास के मैदान पर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। सभी तरह के लगभग इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखा कीजिए। ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट में घास के मैदान का अलग वीडियो है। सवाल बनता ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट कराया जाता है। इसका सही जवाब है स्टेपीज। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। फालतू वीडियो नहीं बनाया जाता, फालतू सवाल नहीं बताए जाते। स्टेपीज यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पति जीवन घास फूस और छोटी झाड़ों के रूप में अधिक और पेड़ों के रूप में कम देखने को मिलता है। यह पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। पूरी बातों को समझते हुए और नोट करते हुए चलेंगे, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किए हैं तो। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा लेड का मिश्र धातु नहीं है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। लेड का मिश्र धातु इनमें से, लेड का मिश्र धातु है सोल्डर टाइप मेटल, वाइट मेटल हैं। गन मेटल जो है मिश्र धातु नहीं है लेड का। गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? इसमें तांबा, टीन, सीसा, जस्ता, लोहा होता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कितना कितना परसेंट। आइए देखें अगला सवाल। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? बहुत बार यह सवाल बना है और बनने की उम्मीद रहती ही है। इसका सही जवाब है एक जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बहुत अच्छा सवाल है। पूरी तरह से समझाया जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ आएगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सब जानते हैं। इसमें विक्षेपण जो है किस रंग का होता है? बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन नेटों पर आप खोजिएगा तो लाल रंग भी दिया हुआ है, लेकिन क्यों होता है बैगनी रंग का, ये दिखा देते हैं।
जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है उसका विक्षेपण यानी कि मूल किरण से सापेक्ष पथ से भटकाव ही विक्षेपण कहलाता है, उतना ही कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण उतना ही कम होगा। अतः लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका विक्षेपण सबसे कम तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। पूरी बातों को समझिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त यानी कि कोल्ड ब्लडेड जानवर हैं? शीत रक्त यानी ठंडे खून जो है किसका होता है, कौन कौन से जानवर का? इनमें से अधिकतर का खून जो है ठंडा ही होता है, शीत रक्त ही होता है, छिपकली, मेढक। इसलिए ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। क्यों होगा, पूरी बातों को दिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। ठंडे खून या शीत रक्त वाले जानवर या तो स्थलीय या जलीय हो सकते हैं। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ सहित सभी सरीसृप, कुछ कीड़े जैसे व्यस्त, ड्रैगन फ्लाइज और मधुमक्खियाँ, उभयचर जैसे मेढक, टोड और सैलामेडर, साथ ही शार्क सहित मछलियाँ सभी ठंडे खून वाले हैं। लगभग सभी जानवर ठंडे खून वाले ही हैं। नाम ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन ई हुआ। आप समझ सकते हैं ई क्यों हुआ, सवाल बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। वायुमंडल पर भी सवाल बार बार बनता है। निम्नतम परत कौन सी कहलाती है? आइए पूरा डिटेल आपको दिखा दें, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वायुमंडल की 5 परतें होती है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बार बार सवाल बनना ही है, एक सवाल तो रहता ही है। पहला है क्षोभ मंडल, यानी कि सबसे नीचे जो होता है क्षोभ मंडल, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम जरूरी है, सवाल में इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इसलिए दोनों नाम दिया हुआ है। आप नोट जरूर कर लें, आप ही का फायदा होगा आगे चलकर। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। नाम जरूर नोट कर लें और इंग्लिश में भी नोट कर लें साथ में। इसमें सबसे पहला पूछ रहा है तो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर, इसलिए सही जवाब आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आइए चले आगे, नोट जरूर कर लीजिएगा अगर आपका वो फ़ायदा लेना है तो। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्टैपिक, संगमरमर और ग्रेनाइट में से रूपांतरित चट्टान इसमें से स्लेट भी है, स्फटिक भी और संगमरमर भी है। नहीं है पूछ रहा है तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, इसलिए ये जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। ध्यान जरूर रखिएगा, सवाल ऐसे ही बनता है, नहीं है में कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? यह सवाल भी बार बार आपको एग्जाम हॉल में दिख ही जाएगा। ऐसे कौन सी गैस बाहर निकलती है पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है, जबकि लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण तक करते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तथा इनमें भोजन का निर्माण होता है। पूरी बात आप पढ़े होंगे बचपन में ही, इसलिए ध्यान रखिएगा, भूल गए होंगे तो। आइए देखें अगला सवाल। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स क्या है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम न्यूक्लियाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो आनुवांशिक कूट को ले जाती है। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं। गुणसूत्र का नामकरण W वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। पूरी बात समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कब का इंतज़ार कर रहे हैं? इससे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको फ्री में।
1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 1937 में रखी गई, लेकिन कहाँ पर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कानपुर में, बम्बई में, फैजपुर में या लाहौर में? इसका सही जवाब है फैजपुर में। ध्यान रखिएगा, आप कितना सही करते हैं जवाब जरूर दीजिएगा, अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 91वें अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसे भी जरूर नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं। किस कारण भिन्न होते हैं? आप पूरा क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण भिन्न होते हैं, इसलिए आंसर जो है ए होगा। ध्यान रखिएगा, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से क्यों भिन्न होते हैं? तो परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। आइए देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। हाइग्रोमीटर किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ से भी एक सवाल रहता ही है। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नोट जरूर कर लीजिएगा चारों के बारे में। आइए थोड़ा दिखा देते हैं, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जो किसी दिए गए आयतन में आर्द्रता को माप सकता है। आर्द्रता का स्तर वर्षा, ओस या कोहरे की संभावना को दर्शाता है। और हाइड्रोमीटर जो है एक उपकरण है जो द्रव यानी पानी का सापेक्षिक घनत्व प्राप्त करने हेतु किया जाता है। और लैक्टोमीटर से सबको पता होना चाहिए, दूध में पानी की मात्रा का पता लगाया जाता है। और समुद्र की गहराई का पता सोनार यंत्र से लगाया जाता है। बार बार बताया गया है और चारों के बारे में भी बता दिया गया। नोट जरूर कर लें, सवाल यहाँ से बार बार बनता है, आप ही के फायदे के लिए बताया जा रहा है। इसलिए हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नोट जरूर कर लीजिए, सारे को नोट कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण है? क्या कारण है कि पंखे से सुख मिलता है? ठंडा ठंडा लगता है पंखा गर्मी में। अभी गर्मी मौसम है, सब लोग पंखे के नीचे ही बैठे होंगे। इसका सही जवाब है हमारा पसीना जो है जल्दी सूख जाता है, इसलिए जो है हमें सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? नहीं पर पहले ध्यान दिया कीजिए। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रमुख न्यायाधीश का होता है, सेना प्रमुख का भी होता है, राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, केवल डेट निकालते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई निश्चित तिथि को लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इनकी जो है राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बहुत ही अच्छा सवाल है। एस्किमो जनजाति अलास्का में पाई जाती है। अफरोदी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये नहीं। अफरोदी जो है अधिकतर पाकिस्तान में ही, शहीद अफरीदी के नाम सुने होंगे, उसी को अफरोदी कहा गया है। पिग्मो कांगो बेसिन में और बोडोनिकस अरब के उत्तरी भाग में। इसमें गलत है कौन सा? तो अफरोदी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, ये तो लगभग पाकिस्तान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? ये भी सवाल बहुत बार पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत से सबसे लंबी जुड़ी है, किस देश की है? सब लोगों को बताया गया है ज्योग्राफी के वीडियो में भी। सही जवाब है बांग्लादेश की सीमा। आइए दिखा दें कितनी कितनी लंबाई है सब देशों की। भारत की सीमा रेखा भारत की सरकार के मुताबिक ये 7 देश से मिलती है। कौन कौन से हैं देश? बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर।
उसके बाद चीन का नंबर आता है 3488 और पाकिस्तान का नंबर आता है तीसरे नंबर पर 3323 किलोमीटर। सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान का है 106 किलोमीटर ओनली। इसलिए ध्यान रखिएगा, इनका नोट जरूर कीजिएगा, बार बार सवाल बनता है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी इसमें से कौन सा प्राणी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। स्तनधारी प्राणी जो है चमगादड़ भी है, व्हेल भी है और बंदर भी है। मछली जो है स्तनधारी नहीं होता है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें, यहाँ पे इंग्लिश में पूछ दिया क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा चुका है पहले भी वीडियो में। सवाल को कुछ ही तरह घुमाया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी लिख दिया, बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी बंद इकोनॉमी जिसमें आयात और निर्यात नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। वो एग्ज़ाम हॉल में दिमाग फिर जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। रेगिस्तान में बादल जो है आकर क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होने के भी नहीं बरसते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, कम आर्द्रता के कारण। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के निदेशक मंडल में भारत द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किए गए हैं? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सुरजीत भल्ला जी को भारत द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के निदेशक मंडल में, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला को भारत की ओर से IMF के में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सुरजीत भल्ला RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण की जगह संभालेंगे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे भी बन सकता है। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। निम्नलिखित में से पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? पोषणीय विकास का उद्देश्य इसमें से क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना यह भी है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इसमें एक से ज़्यादा हो गया, यानी कि ई ऑप्शन BPSC का खास ऑप्शन किस लिए काम आएगा, इसलिए ई ऑप्शन लगाकर आगे बढ़िए। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? बहुत अच्छा ये भी सवाल आ गया। पोलियो बंदर से नहीं, प्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ता के काटने से हाँ होता है, टेप वर्म सुअर से हाँ ये भी होता है। इसमें जो है पोलियो बंदर के काटने से नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है गलत दिया है। आइए दिखा दे पोलियो कैसे होता है। पोलियो या पीलिया, पीलिया है, पोलियो लिखा गया। पीलिया जो है यानी कि जॉन्डिस एक ऐसा रोग है जो हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस C वायरस के कारण फैलता है। पीलिया शरीर के अनेक भागों को अपना शिकार बनाती है और शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। इस रोग में पाचन तंत्र सही ढंग से काम नहीं करता और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, पेशाब पीला हो जाता है, सब लोग को पता होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा पीलिया रोग। आइए देखें अगला सवाल। पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? इसमें कलिंग पुरस्कार विज्ञान की प्रसिद्धि हाँ दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में विकास नहीं, ये गलत दिया है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए हाँ सही, इसमें से मेल सही नहीं है में पुलित्जर पुरस्कार। आइए दिखाते हैं पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, बताया गया है पहले भी। पुलित्जर पुरस्कार प्रति वर्ष पत्रकारिता, साहित्य और संगीत की विभिन्न विधाओं में अमेरिकियों द्वारा विशिष्ट योगदान हेतु पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड, कोलंबिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। पहले भी बताया गया है, अभी भी बताया जा रहा है, आप नोट जरूर कर लें, सवाल बनता है यहाँ से, इसमें से 4-5 सवाल ही हो गए, आप नोट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी
विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से गुजरती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से नर्मदा, ताप्ती, गंडक और गोदावरी में से नर्मदा नदी बहती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। डोलड्रम इनमें संबंधित है, इनसे किससे संबंधित है? डोलड्रम डोलड्रम हवा का नाम है। ये जो है भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल हैं ये भी। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वायु चरण की गति अत्यधिक मंद होती है तथा वातावरण एकदम शांत रहता है। पूरी बातों को समझते हुए चलेंगे, नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा उत्पादन मामले में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से भारत का स्थान तीसरा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ई कचरा में, जो कि संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस मामले में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। पहले दूसरे पे चीन और अमेरिका के बाद भारत ई कचरा जनरेट करने में मामले में तीसरे स्थान पर है, ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मरुद्वीप यानी कि ओएसिस किससे संबंधित है? हिम नदी से, द्वीप से, पर्वत से या रेगिस्तान से? ओएसिस जो है बहुत जगह नाम देखे होंगे, इंस्टीट्यूट वाले भी रखते हैं। ओएसिस मतलब रेगिस्तान में भी पेड़ पौधे उगा देना, अनपढ़ को भी पढ़ा लिखा बना देना, उसी को ओएसिस कहा जाता है। ये जो है रेगिस्तान में से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। वह सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी से बढ़ता है, यह निम्नलिखित से संबंधित है? किससे संबंधित है? माल्थस से, ग्रेशम से, क्रिन से या एजेंस से? ये जो है माल्थस से संबंधित है। आइए दिखाते हैं माल्थस के अनुसार क्या है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार यानी कि 1 2 4 8 16 32 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में समान गति 1 2 3 4 5 से ही वृद्धि होती है। परिमाणतः प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। माल्थस के अनुसार ये होता है। जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ता है। आइए देखें अगला सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका के आधार पर थोनाजम श्याम कुमार को किस राज्य के कैबिनेट मंत्री पद से हटाने का आदेश दिया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है मणिपुर के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। मणिपुर के ये कैबिनेट मंत्री थे थोनाजम श्याम कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने किया है अयोग्यता याचिका के आधार पर, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल ये। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? सब लोगों को पता होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और विटामिन ए खाने से ज़्यादा आँखों की रोशनी जो है यानी कि आँख स्वस्थ रहते हैं। इजी सवाल है लेकिन फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और इसका मुख्य स्रोत है दूध, पालक, अंडे इत्यादि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन बातों को भी नोट कर लीजिएगा। वीडियो विटामिन का अलग से बनाया हुआ है, देख लीजिए जाकर। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, आनुवांशिकी के लिए? टिश्यू कल्चर का अध्ययन आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। पिछले कुछ सालों में दुनिया की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी उदर पूर्ति के लिए फसलों के आनुवांशिक सुधार की जरूरत बढ़ी है। आनुवांशिकी के लिए पादप संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन किया जाता है।
पूरी बात समझ में आ गई होगी, तो लाइक अभी भी नहीं किए हैं दबा दीजिए। आइए देखें अगला सवाल। जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किस किरणों द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों द्वारा, अवरक्त किरणों द्वारा, बीटा किरणों द्वारा या गामा किरणों द्वारा? इसमें से जाली दस्तावेजों का पता पराबैंगनी किरणों द्वारा यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा लगाया जाता है। ध्यान जरूर रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीट जो है निम्नलिखित से संबंधित है। कीट जो है इसमें से किससे संबंधित है? कीट ऑर्थोपोडा से संबंधित है। नहीं जानते हैं जरूर नोट कीजिए, भागिए मत, अभी भी आराम से नोट कर लीजिए। कीट ऑर्थोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। इसके 10 लाख से अधिक जातियों का नामकरण हो चुका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक कीट हैं। इसलिए कीट जो है ऑर्थोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है, जरूर ध्यान रखिए। आज का वीडियो से क्या सीखे आप, क्या कितना जवाब दे पाते हैं, ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।